बच्चों, आज हम लोग अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अध्ययन करेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में अपवर्तनांक के बीच में रिलेशन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें नंबर 1 निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात के बराबर होता है। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक को लिखते हैं n से। n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल v और उस माध्यम में प्रकाश की चाल v। n बराबर c/v, या कह सकते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल v बराबर c/n। ये भी फार्मूला होता है और ये भी फार्मूला होता है। और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है? नंबर 2 सापेक्ष अपवर्तनांक। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है किसी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक पहले और दूसरे माध्यमों में प्रकाश के चालों के अनुपात के बराबर होता है। लिखिए इसको, सापेक्ष अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यमों का सापेक्ष अपवर्तनांक, किन्हीं दो माध्यमों का सापेक्ष अपवर्तनांक पहले व दूसरे माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 व दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है तो
सापेक्ष अपवर्तनांक n बराबर v1/v2। दो माध्यम हमेशा क्या रहेंगे, एक रेरर मीडियम होगा और एक क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। जो कुछ भी हो सकता है, वो एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है। यानी उन दोनों मीडियमों में प्रकाश की चाल को निकाला जाए और डिवाइड किया जाए तो उन दोनों का अनुपात कहलाता है सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर उनमें से एक प्रकाश का चाल निर्वात में हो और कि मीडियम में हो और उन दोनों का अनुपात निकाला जाए तो कहलाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांकों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपवर्तनांकों के बीच में संबंध। ऐसे समझिए, इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड है। ऐसे हमारा ग्लास है, ग्लास का मतलब क्या है, कांच है, और यह वायु है, एयर है, और कोई रे है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और कोई रे है ऐसे ट्रेवल करते हुए आ रही है, जाना चाहिए सीधे, सीधे नहीं जाके अविलंब की ओर झुक जा रही है। यह इंसिडेंट रे है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। यह एंगल आई है और यह एंगल आर है। अगर हम क्या करें कि यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगा दें, ऐसे मिरर, तो और इस पर परपेंडिकुलर जब ये लाइट गिरेगी तो पुनः क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होगी तो ऐसे क्या होगी, ये वापस भी लौट जाएगी। कहने का मतलब है वायु से ग्लास में जा रही है, फिर ग्लास से वायु में आ रही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जरा क्या ध्यान देना है, ऐसे लिखेंगे, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से जब कहा जाता है वायु से कांच में, एयर से ग्लास में, तब लिखेंगे इसको ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ANG का मतलब क्या हुआ, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इतना बड़ा हुआ, बराबर क्या कहता है ANG साइन, स्नेल नियम क्या कहता है, पहले माध्यम में बना आपतन कोण I, तो I बना हुआ है, इसकी ज्या का अनुपात और नीचे वाले की ज्या का अनुपात हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ए रे वायु से, अब यहाँ पर जब मिरर लगा दिया हमने तो इसको रिवर्सिबल कर दे रहा है, वापस भेज दे रहा है। अब प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, ग्लास से कहाँ जाएगी, एयर में। तब क्या लिखेंगे, GNA, इसको क्या बोलेंगे, कांच के, वायु के सापेक्ष था, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA बराबर। अब GNA, अब यहाँ से पहले, अब पहला मीडियम ही हो जाएगा, पहले माध्यम में बना आपतन कोण R है तो लिखेंगे साइन R, अब बटे हो जाएगा साइन I। नहीं समझे तो फिर समझिए, जब पहले ANG में क्या है, प्रकाश वायु से ग्लास में आ रही है तो हमने लिखा साइन I बाई साइन R। परिभाषा देखिए, पहले माध्यम में बना आपतन कोण, पहले माध्यम में जो बनेगा वो आपतन कोण होगा और दूसरे माध्यम में बनेगा वो अपवर्तन कोण होगा। और जब प्रकाश यहाँ से ग्लास से वायु में जाएगी, ग्लास से वायु में, तो ग्लास से जब वायु में जाएगी तो ये ना पहला मीडियम हुआ,
तो पहले मीडियम में बना यह कोण आपतन कोण आर कहलाएगा और ये अपवर्तन कोण ये आई कहलाएगा। तब ये हो जाएगा साइन आर बाई साइन आई, यह हो जाएगा सेकेंड। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें ऐसे ए एन जी इंटू जी एन ए, तो यह हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन आई। ये कट गया तो ये किसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो कह सकते हैं ऐसे ए एन जी बराबर होता है 1/जी एन ए। एक फार्मूला हो गया। एक क्या लिखे हैं अपवर्तनांक के बीच संबंध ए एन जी बराबर 1/जी एन ए। एक एग्जाम्पल आपको और देते हैं। अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण एयर से वाटर में जा रही है तो ए एन डब्ल्यू को क्या पढ़ेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। यह बराबर उस फार्मूले से हो जाएगा 1/WNG। इसका मतलब क्या हुआ जल के सापेक्ष एयर ना होगा एयर का अपवर्तनांक ANG बराबर 1/WN ANG बराबर 1/WN इसे पढ़ेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसे पढ़ेंगे जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इसका मतलब प्रकाश की किरण जल से वायु में जा रही है, इसका मतलब प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही है। तो ये रिवर्सिबल होता है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। यानी कह सकते हैं जनरली 1n2 बराबर 1/2NA। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1/ दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इसे याद रखेंगे। ये ऐसे कई मीडियम हैं ऐसे। ये ऊपर की तरफ ये मान लेते हैं ऊपर एयर है और ये हमारा जल है वाटर है और ये जो है कांच है और फिर नीचे क्या है एयर है। यह है वायु, यह है जल, यह है कांच, फिर यह है वायु। ऐसे समझिए यह है एयर, यह है वाटर, यह है ग्लास और फिर ये क्या है एयर। इसमें करना क्या है ध्यान देना है आपको। एक यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया और एक हम प्रकाश की रे को लाए ऐसे, ये जो है ऐसी रे आ रही है। यह एंगल आई है और ये ऐसे न जा कर के थोड़ी सी क्या होगी ऐसे डेविएट हो जाएगी। ऐसे डेविएट हो गई ऐसे। यह एंगल क्या होगा आर होगा। यह अब ये सघन ये विरल माध्यम है सघन माध्यम। अब जल और कांच में ये विरल होगा और ये सघन होगा। फिर यहाँ पर हमने क्या किया एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब यह सीधे न जा करके ऐसे ये भी अभिलंब की ओर झुकेगी। कांच है इधर झुक गई। अगर यह आर है तो ये भी आर होगा। क्यों ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये आर है तो ये भी आर होगा। इसको मान लेते हैं आर डैश है ये बीच का जो एंगल है आर डैश। अब हमने यहां पर भी एक परपेंडिकुलर मान लिया। अब क्या है कांच है ये वायु है तो ये सीधे न जा करके अभिलंब से क्या होगी दूर हट जाएगी ऐसी हो जाएगी। अब देखिए एयर में घुसी थी एयर में निकल रही है तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं आई। ये दोनों पैरेलल लाइन होती हैं इक्वल होंगे आई। अगर यह आर डैश है तो ये भी क्या होगा आर डैश।
आर डैश आर डैश, ये तो आप समझ गए होंगे। फिर देखिए यहाँ पर ये वायु से विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई, फिर ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई, फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में चली गई। तो सब में लगाते हैं स्नेल का नियम। एयर से कहाँ आई? जल में। तो लिखेंगे ऐसे ए एन डब्ल्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। अब इन दोनों के लिए डब्ल्यू एन जी बराबर, अब यहाँ आर है यहाँ आर डैश है, तो लिखेंगे साइन आर अपान आर डैश, पहला माध्यम दूसरा माध्यम। फिर इन दोनों के लिए ये पहला माध्यम या दूसरा माध्यम, तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जी एन ए। इसको लिखेंगे जी एन ए बराबर, क्या लिखे? जी एन ए, ग्लास से वाई में, एयर में, जी से ए में जा रही है, तो लिखेंगे साइन आर डैश अपान साइन आई, आर डैश अपान आई। अब आइए देखिए तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए बराबर साइन आई बाई साइन आर, साइन आर बाई साइन आर डैश, साइन आर डैश बाई साइन आई, तो ये सब कट जाएंगे। सब कट करके क्या हो गए? 1। तो लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिखने का तरीका क्या है? ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए बराबर 1। तो इसको कैसे क्या क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। ये ए एन डब्ल्यू, इसको लिखा हमने ए एन डब्ल्यू, इसको डब्ल्यू एन जी। क्या जी एन ए बराबर 1/a_n_g लिखा जा सकता है इसके पहले वाले आर्टिकल से? ये जी एन ए बराबर 1/a_n_g, तो हो सकता है ये डब्ल्यू एन जी बराबर, ये चला जाएगा इधर, तो हो जाएगा a_n_g अपान a_n_w। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू एन जी बराबर a_n_g/a_n_w, ये फार्मूला याद रहना चाहिए। देखिए क्या, डब्ल्यू एन जी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसका मीनिंग ये हुआ, ये जी वायु के सापेक्ष ऊपर चला जाएगा, अब पहले वाला है वायु के सापेक्ष नीचे आ जाएगा। अगर हमको वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मालूम हो, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक मालूम हो, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कर लेंगे। यह मालूम होता है, वैल्यू निकाली जाती है। लिख लीजिएगा a_n_g की वैल्यू होती है 3/2, हमेशा याद रखिए, और a_n_w की वैल्यू होती है 4/3। ये आपको याद कर लेना चाहिए। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 होता है, और वायु के सापेक्ष जल का इसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। वायु या निर्वात कोई बात नहीं, वायु या निर्वात की सापेक्ष है तो ये निरपेक्ष है। और सापेक्ष अगर पूछा जाए डब्ल्यू एन जी, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो कितना होगा? देखिए a_n_g की वैल्यू है 3/2 और a_n_w की वैल्यू है 4/3, तो यह हो जाएगा 9/8 WNG। ये याद रखिए, हमेशा याद रखिए इसको। इसको बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष का मतलब किसी माध्यम का वायु या सापेक्ष, वायु या निर्वात के का अनुपात, और सापेक्ष का मतलब दो माध्यमों के बीच का अनुपात, यानी वेलोसिटी का अनुपात। तो ये याद रखना है आपको। अगर विभिन्न माध्यमों से होता हुआ कोई प्रकाश निकलता है, तो देखिए वायु से वायु में निकला, तो भी जानिए यह इंसिडेंट रे है, यह इमर्जेंट रे है, यह आपतित किरण है, और ये निर्गत किरण है। इसको बोलते हैं निर्गत किरण, और यह है आपतित किरण। इसको इमर्जेंट रे कहते हैं, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। अगर कोई प्रकाश की किरण एयर से होते हुए, अब विभिन्न माध्यमों से होते हुए फिर एयर में निकले, तो निर्गत किरण जो होती है और आपतित किरण एक दूसरे के समानांतर होती है। उनके बीच का कोण कितना होता है? 0 डिग्री का होता है। ये दोनों के दोनों क्या होंगे?
पैरेलल होंगे, ये ध्यान देना है आपको। और ये भी ध्यान देना है आपको कि WNG बराबर, अगर कहीं पर लिखा हो या एग्जाम्पल के तौर पर YNX तो लिखेंगे ANX अपान ANY। y के सापेक्ष x का अपवर्तनांक बराबर y के सापेक्ष x का अपवर्तनांक बटे y के सापेक्ष y का अपवर्तनांक। ये x ऊपर जाएगा, ये के साथ हो जाएगा, और यह y नीचे आएगा, ये के साथ हो जाएगा। तो ये फार्मूला इसको याद रहना चाहिए। तो हम लोगों ने दो फार्मूलों को पढ़ा। अगर लिखा हो ANG तो लिख सकते हैं 1/GNA। अगर लिखा हो GNW तो लिखेंगे ANW अपान ANG। ये बाद वाला ऊपर और पहले वाला नीचे, किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष।